आज मैं आप लोगों को टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, देख लीजिए बोर्ड पे मैंने पूरा फॉर्मेट लिख दिया है। आप चाहें तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन एक बार पहले कंसेप्ट सुन लीजिए, फिर कॉपी करना चालू करिएगा। पहले कंसेप्ट सुना दूँ। सबसे पहले व्हाट इज़ टैक्सेशन। टैक्सेशन होता क्या है? इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स का मतलब ही होता है कि अगर आपका इनकम होगा तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगेगी। मतलब आप कमाएंगे तो उस कमाई का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट लेती है। वो जो गवर्नमेंट हिस्सा लेती है उसको टैक्सेशन कहा जाता है। गॉट इट? और उसी को लोग इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्सेशन है। क्या है? डायरेक्ट टैक्सेशन। जो कमाएगा उसका टैक्स लगेगा, जो नहीं कमाएगा उसका टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि भैया अभी तो आप लोग तो फेमिलियर हो ही गए हैं कि जो 5 लाख तक कमाएगा, 5 लाख तक कमाएगा उसका टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख के ऊपर टैक्सेबल है। ऐसा बहुत सारा रूल है। वो टोटल इनकम जब चैप्टर पढ़ाएंगे कि कितने इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। अभी तो मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स में टैक्स तो वो हो गया कि गवर्नमेंट जो हिस्सा लेगी। पहला वर्ड है इनकम। इनकम टैक्स, तो टैक्स तो बाद में वर्ड आ रहा है ना, पहले तो इनकम वर्ड आ रहा है। तो आप ये जानिए कि इनकम क्या होता है, व्हाट इज इनकम। और ये जानने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनकम करने का बहुत सारा जरिया है। देयर डिफरेंट वेज। कमाने का बहुत सारा, अर्निंग करने का बहुत सारा जरिया है। जैसे कि स्टाफ आदमी, नौकरी करता है, नौकरी पैसा वाला आदमी सैलरी से कमाता है, मालिक से उसको सैलरी मिलती है, वो जॉब करता है। दूसरा, एक बिजनेसमैन आदमी बिजनेस करता है, प्रॉफिट कमाता है। डॉक्टर, टीचर प्रोफेशनल है, प्रोफेशन से कमाते हैं। वैसे एक मकान मालिक के पास बहुत सारा मकान है, उसको भाड़ा पे लगा देता है, उसका रेंट से कमाता है। फिर बहुत तरह का इनकम ऐसे है। गॉट इट? तो इसमें अलग अलग इनकम है। जो सैलरी से कमाता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर टैक्स भरता है। जो बिजनेस प्रोफेशन से कमाता है वो प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से कमाता है। और जो आपका भाड़ा से कमाता है, रेंट मिलता है प्रॉपर्टी का, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कमाता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं इन अदर वेज कि जो रेंट से इनकम होता है, जिन लोगों का कमाई का जरिया रेंट है ना, तो उस इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहा जाता है। गॉट इट? चलिए, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैंने अपना हाउस भाड़ा पर दीजिए और भाड़ा पे जो रेंट आएगा, है ना, रेंट आएगा, उसके इनकम को इनकम बोलते हैं। गॉट इट? तो ये तो सच्चाई हो गया कि भाड़ा पे दिए इनकम आ रहा है। लेकिन जब आप टैक्स भरने जाएंगे, मान लीजिए मैं मकान मालिक हूँ, मेरे को भाड़ा मिला, है ना, भाड़ा रिसीव हुआ, मैं टैक्स भरने गया, मैंने बोला मेरे को इतना भाड़ा मिला है, इसके ऊपर बताओ क्या टैक्स देना है। गवर्नमेंट से पूछूंगा ना भाई। गवर्नमेंट तो मतलब इनविजिबल है, मतलब हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, इनटेंजिबल है ना भाई। गवर्नमेंट तो एक नाम है, आर्टिफिशियल नेम। तो चार्टेड अकाउंटेंट और लॉ, जो इनकम टैक्स का लॉ का बुक बना है, वहाँ से आप देखकर पता लगाएंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जब आपको रेंट रिसीव होगा, तो रेंट रिसीव होने के बाद आप टैक्स कैसे भरेंगे। तो गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, वही मैं आज आपको बताऊंगा कि भैया जो रेंट मिला है उस पर टैक्स लगेगा, कि जो गवर्नमेंट को लगता है कि आपको रेंट मिलना चाहिए उस पर टैक्स लगेगा। तो दे आर टू रेंट। वन, एक जो आपको मिला है रेंट रिसीव्ड, ये वो आपका एक्चुअल इनकम है आपके हिसाब से, एक मकान मालिक के हिसाब से मेरा यही रेंट रिसीव्ड है, मैं इस पर टैक्स भरना चाहता हूँ। दूसरा, गवर्नमेंट एक अमाउंट पे टैक्स लेना चाहती है। गवर्नमेंट को लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपका इनकम इतना नहीं, ज़्यादा हो सकता है। गॉट इट? तो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। वन, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बाय द लैंडलॉर्ड फ्रॉम हिज और हर टेनेंट, अपने टेनेंट के द्वारा, अपने किराएदारों के द्वारा मकान मालिक को जो रेंट रिसीव हुआ, ये एक पोर्शन हो गया। और एक पोर्शन हो गया गवर्नमेंट को लगता है कि मकान मालिक सच बोला है कि गलत, तो गवर्नमेंट अपने घर में एक तो कैलकुलेट करता है ना। तो अभी क्या, गवर्नमेंट जो कैलकुलेट करता है और आपका जो रिसीव्ड है वो कभी कभी वेरी करता है, कभी कभी वेरी नहीं करता है। इसीलिए इन दोनों को एक गवर्नमेंट को जो लगता है, इसको इंग्लिश में बोल दीजिए एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, अंदाजा रेंट। गवर्नमेंट को लगता है कि इतना मिलना चाहिए, इस प्रॉपर्टी का इतना भाड़ा होना चाहिए, सामने एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का इतना भाड़ा होना चाहिए। और एक मकान मालिक बोला रिसीव हुआ, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा।
उस कंपैरिजन में है ना गवर्नमेंट को जो सही लगेगा उसी पे गवर्नमेंट, उसी इनकम को गवर्नमेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है। अब कैसे कंपेयर होगा वो रूल बताना है। सबसे पहले बताते हैं कि इनको जो कंपेयर करके आप निकालते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है ये जानना जरूरी है। उसके पहले ये जानना जरूरी है ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता क्या है, व्हाट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मैं बताता हूँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है। असली में ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होता है वो क्या होता है कि अर्निंग कैपेसिटी ऑफ दैट प्रॉपर्टी। मान लो जो प्रॉपर्टी आप भाड़े पर दिए हैं उसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी कमाई होनी चाहिए, एक कैपेसिटी होता है अर्निंग कैपेसिटी। वो अर्निंग कैपेसिटी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहा जाता है कि उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है। और वो एनुअल वैल्यू इन दो रेंट से निकलेगा, एक रीजनेबल एक्सपेक्टेड अंदाजा रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करके निकलेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कैसे निकलेगा वो देखिए, कुछ पॉइंट है। GMV ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, FR फेयर रेंट, SR स्टैंडर्ड रेंट, RER रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ARR एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू। गॉट इट। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए 1 2 3 4 5 ये 5 का मतलब पता होना चाहिए। मैं आपको मतलब बताता हूँ। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माने म्युनिसिपैलिटी डिसाइड करेगा कि उस प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू है। म्युनिसिपैलिटी उस प्रॉपर्टी का वैल्यू डिसाइड करके म्युनिसिपल टैक्स लेगा आपसे। क्या लेगा? म्युनिसिपल टैक्स लेगा। तो प्रॉपर्टी जैसे कि मान लो कोलकाता में प्रॉपर्टी है, मेट्रो सिटी है, दिल्ली में प्रॉपर्टी है, मुंबई में प्रॉपर्टी है, चेन्नई में प्रॉपर्टी है, मेट्रो सिटी है, तो छोटा मोटा गांव में प्रॉपर्टी है। तो गांव का प्रॉपर्टी और शहर का प्रॉपर्टी में तो म्युनिसिपैलिटी वैल्यू अलग अलग होगा ना, क्योंकि फैसिलिटी दोनों का अलग अलग है। तो वही है। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू मतलब म्युनिसिपैलिटी तय करेगा कि उस जगह का क्या वैल्यू है, उसको बोलते हैं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। दूसरा होता है फेयर रेंट। फेयर रेट का मतलब होता है एक रीजनेबल रेट बोल सकते हैं कि रीजनेबल भी नहीं बोल सकते, फेयर मैंने वाजिब भाड़ा, हिंदी में वाजिब। फेयर मैंने वाजिब होता है, वाजिब भाड़ा। वाजिब भाड़ा कैसे निकलेगा? GMV तो म्युनिसिपैलिटी वैल्यू बताएगा, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू तो म्युनिसिपैलिटी बताएगी, यानी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। फेयर रेट भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, लेकिन इसका मीनिंग है। मीनिंग क्या है ध्यान से सुनो। एक फ्लैट है, वो फ्लैट को मैंने अपने दोस्त को 500 रुपये भाड़े में दिया, श्योर, और उसके ठीक बगल में एक और फ्लैट है, वो भी मेरा ही है, वो मैंने नॉर्मल बिना जान पहचान वाले आदमी को 2500 रुपये में भाड़े में दिया। गॉट इट। तो मेरा दोस्त था तो मैंने उसको बोला चल तू 500 ही दे दे। लेकिन जब बगल वाला कोई आया जो मेरे बिना जान पहचान गया, उसको बोला भैया 2500 लगेगा, वो 2500 में ले लिया। तो वाजिब भाड़ा तो 2500 रुपया हुआ ना, वो मैं अपने दोस्त से कम ले रहा हूँ, दैट इज माई सिंपैथी। हो सकता था मेरा रिलेटिव होता तो मैं भाड़ा ही नहीं लेता, मेरा कोई जान पहचान का होता तो मैं भाड़ा ही नहीं लेता, नॉट रेंट रिसीव नहीं करता उससे। ओके। लेकिन जो जेन्युइनली लेना चाहिए वो होता है फेयर रेंट। गॉट इट। यानी क्या? एक ही फ्लैट का सिमिलर बगल में कोई फ्लैट होगा, उसका जो भाड़ा है, उसका जो भाड़ा लग रहा है बिना कोई जान पहचान के, बिना कोई रिलेटिव के, बिना दोस्ती यारी के, जो जेन्युइन भाड़ा लग रहा है उसको बोलते हैं फेयर रेंट। क्लियर हुआ? तो फेयर माने वाजिब भाड़ा, याद रहेगा। तो एक रेंट रिसीव्ड होता है, भैया जितना मेरे को मिला, हम झूठ भी बोल सकते हैं मेरा दोस्त है हमको कम मिल रहा है। तो वैसे ही सिमिलर फ्लैट बगल में, वो बगल वाला कितना भाड़ा दे रहा है बिना जान पहचान के, वो हो गया फेयर रेंट, वाजिब भाड़ा। गॉट इट। चलिए एग्जाम में दिया रहेगा समझाने के लिए, पहला क्लास है तो पूरा क्लियर समझा दिया। स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट का मतलब क्या होता है? मैं स्टैंडर्ड को थोड़ा इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है, आपके बुक में दिया हुआ है। मैं एक लाइन बोलूँगा, उसके बाद स्टैंडर्ड रेट आपको समझाऊंगा। स्टैंडर्ड रेट इज अ मैक्सिमम रेंट which a person can legally recover from his tenant under Rent Control Act. Rent Control Act prevailing in the state in which the property is situated. ये मैं बोलो लाइन क्यों पढ़ा? क्योंकि एक नया वर्ड है इसके अंदर जो मेरे को आपको बताना था। रेंट कंट्रोल एक्ट क्या है? रेंट कंट्रोल एक्ट क्या होता है? रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक रूल है ना, जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट वो बनाती है भाड़ा कि इतना मैक्सिमम भाड़ा मकान मालिक को मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए, उससे कम मिल सकता है, ज़्यादा नहीं मिलेगा। गॉट इट। स्टैंडर्ड मतलब इसकी औकात, इसका इस जैसे बोलते नहीं क्या, मैक्सिमम रेट, इससे ज़्यादा भाड़ा मिलना पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकवर। तो टेनेंट से आप कितना मैक्सिमम भाड़ा ले सकते हैं एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट ऑफ दैट स्टेट
स्टेट में एक रेंट कंट्रोल एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत आप कितना भाड़ा मैक्सिमम ले सकते हैं, उसको होते हैं स्टैंडर्ड रेंट। ये भी क्वेश्चन में गिवन रहता है। इन तीनों को कंपेयर करके आता है RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। कैसे आता है वो देख लीजिए। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। ये ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में जो बड़ा होगा वो बड़ा वाला वैल्यू है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं सीधा सम लिख देता हूँ। मान लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू है 100 रुपया, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, और फेयर रेंट है 150 रुपया। तो 100 और 150, 100-150 में हायर कौन सा, 150। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो ज़्यादा होगा वो लिखेंगे, फिर वो ज़्यादा हायर वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट, हायर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में जो लोअर होगा उसको बोलते हैं RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ऐसे तो ये फॉर्मूला है GMV और फेयर रेंट विच एवर इज हायर एंड दैट हायर वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, दैट इज कॉल्ड रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये तो रूल है, लेकिन ये रूल को भी मैं आपको समझा सकता हूँ, आप कंसेप्चुअली रख सकते हैं, आप रट्टा मान सकते हैं। इन दोनों में हायर और स्टैंडर्ड रेट में लोअर, दैट इज कॉल्ड RER। फिर RER को, एक्सपेक्टेड रेट को ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से कंपेयर करेंगे। 2 मिनट रुकिए, पहले कंसेप्ट सुन लीजिए अगर मन हो तो, नहीं तो फॉरवर्ड कर लीजिए। सुन लीजिए कंसेप्ट। म्युनिसिपैलिटी वैल्यू, उस एरिया का जो एक म्युनिसिपल वैल्यू है और एक वाजिब भाड़ा है, उन दोनों में जो हायर भाड़ा होगा वही मकान मालिक अपने टेनेंट से मांगता है। लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से, लैंडलॉर्ड अपने किराएदारों से हमेशा ज़्यादा भाड़ा मांगता है कि भैया यहाँ का म्युनिसिपैलिटी वैल्यू इतना है, लेकिन हम बगल वाले को तो 150 में देकर रखे हैं, तो तुम 150 दो, है ना। तुमको कम क्यों दे, तुम मेरी जान पहचान का थोड़ी है। गॉट इट। तो जो ज़्यादा भाड़ा है वो मकान मालिक मांगता है। एग्जाम्पल, इसमें तो फेयर रेंट ज़्यादा था, उल्टा कर देते हैं। मान लेते हैं फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू होता है 250 रुपया, फेयर रेंट होता 150 रुपये। तब हम तो मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैं मकान मालिक हूँ, मैं क्या बोलता अपने टेनेंट से, मैं अपने टेनेंट से बोलता भाई बगल वाले को तो 150 में दिया हुआ है, लेकिन अभी इसका म्युनिसिपैलिटी वैल्यू 250 हो गया, तुमको 250 देना पड़ेगा। तो यानी क्या, जब म्युनिसिपैलिटी वैल्यू ज़्यादा होता है तो मकान मालिक म्युनिसिपैलिटी वैल्यू हायर मांगता है, जब फेयर रेंट ज़्यादा होता है, वाजिब भाड़ा ज़्यादा होता है, तो वाजिब भाड़ा ज़्यादा मांगता है। यानी मांगते टाइम लैंडलॉर्ड हमेशा ज़्यादा मांगता है, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो हायर होगा वो मकान मालिक मांगेगा, लेकिन स्टैंडर्ड से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा ना। उसकी जो जगह का एक मैक्सिमम रेंट है उससे बेसी तो उसको नहीं मिलने वाला, कि गवर्नमेंट बोला इससे बेसी तुमको नहीं मिलेगा। तो 150, 200, तो 200 से बेसी नहीं मिलेगा, 200 से कम मिल सकता तो लोअर ले लीजिए। ऐसा होता है। ये 150 होता है, 75 रुपया होता है कि मकान मालिक माना 150, लेकिन मैक्सिमम भाड़ा 75 ही होता है उस एरिया के हिसाब से, एज पर मैक्सिमम रेट, एज पर रेंट कंट्रोल। तब तो वो जो टेनेंट है वो आपको देगा ही नहीं उससे ज़्यादा, बोला हम तो रेंट कंट्रोल में चले जाएंगे, हम तो गवर्नमेंट में क्लेम कर देंगे, केस कर देंगे आप पे, तो मजबूरी में 75 रुपये ही मांगना पड़ता। तो भैया अभी 150, 200 में लोअर 150 आ रहा है, अगर यहाँ 150 होता और यहाँ स्टैंडर्ड रेट 75 होता तो आप तो 75 लिखते, क्योंकि उससे ज़्यादा मांग नहीं सकते। तो कंसेप्ट है, इन दोनों में ज़्यादा मकान मालिक मांगेगा, लेकिन इन दोनों में लोअर ही उसको मिलेगा। इसको क्या, एक्सपेक्टेड रेंट, अंदाजा रेंट। अब ये हो गया अंदाजा रेंट, एक्सपेक्टेड, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब आया ARR। व्हाट इज बाय ARR? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ये अंदाजा रेंट मिलना चाहिए 150 रुपया, और मकान मालिक बोला एक्चुअली उसको मिला है 250 रुपया। तो भाई दोनों में कंपेयर होगा, जो हायर होगा, अगर हायर ARR निकला, कौन सा हायर निकला, ARR हायर निकला, तो ARR इज GAV। जैसे इसमें ARR हायर दिख रहा है भाई, ARR हायर है तो ये ARR ही GAV हो जाएगा। क्यों बताओ? गवर्नमेंट के अंदाजा के हिसाब से, ये तो गवर्नमेंट का अंदाजा है, म्युनिसिपैलिटी वैल्यू गवर्नमेंट दिया, फेयर रेंट, वाजिब रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट कंट्रोल रेट, यानी ये गवर्नमेंट का अंदाजा है। ये वाला पोर्शन हायर और लोअर यहाँ तक RER तक ये अंदाजा है 150, लेकिन मकान मालिक खुद ही बोलता है मेरे को 250 मिला है, तो गवर्नमेंट बोलेगा ना 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 ना, तो ज़्यादा काहे लिया, काहे टैक्स भर ना। खुद ही मकान मालिक खुद ही अगर ईमानदार है और बोल रहा है ना भैया आपको 150 नहीं 250 रुपये भाड़ा मिला है, तो गवर्नमेंट बोलेगा कोई बात नहीं भैया, 250 ही वहाँ का अर्निंग कैपेसिटी हो गई, है ना। अर्निंग कैपेसिटी मैंने ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मैंने अर्निंग कैपेसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर एक्सपेक्टेड अंदाजा 150 है, भाड़ा मिलना चाहिए, और मकान मालिक खुद बोला है कि उसको 250 मिला है, ज्यादा मिला है, तो इफ ARR इज हायर, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज हायर, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज GAV। गॉट इट। सेकंड, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा नहीं होता भाई, ये 75 रुपये होता, है ना। तो दोनों में हायर कौन सा, RER हायर हो गया,
ऐसा हो सकता था कि इफ हायर इज हायर, इफ आर इज हायर, आर हायर है, दोनों में 150 और 75 में हायर कौन सा आर हायर हुआ? तो अगर आर हायर हुआ और सम में वैकेंसी पीरियड गिवन नहीं है, व्हाट डू बाय वैकेंसी पीरियड बता दे रहा हूँ, हड़बड़ाई मत। महीना होता है 12 महीना, 12 महीना का पूरा 12 महीना भाड़ा पे लगा हुआ था, एक महीना भी पूरा घर खाली नहीं था, श्योर, नो वैकेंसी पीरियड, मतलब मकान पूरा भाड़े पे था, है ना। तो अगर आर हायर निकलता है, आर कम में आर हायर निकलता है और सम में 0 वैकेंसी पीरियड है, नो वैकेंसी पीरियड में 0 वैकेंसी पीरियड, पूरा 12 महीने में एक महीना भी उसका जगह खाली नहीं था, तब आर इज जीएबी। गॉट इट? श्योर, मतलब आर को ही हम जीएबी मान लेंगे। गॉट इट? लेकिन अगर वैकेंसी पीरियड होता, वैकेंसी मैंने लिखा होता कि 1 महीना खाली था जगह, या 2 महीना खाली था, या 3 महीना खाली था, है ना, ऐसा लिखा हुआ है, आर हायर है, और तभी बता रहा हूं मैं, वैकेंसी वर्ड तभी आप चेक करें जब आर हायर आएगा, जब ARR आएगा तो वैकेंसी देखने का दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि मकान मालिक खुद ही अगर बोलता है, मकान मालिक का ARR ज्यादा आता है, आर से ARR ज्यादा आता है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड उसको ज्यादा हुआ है, तब गवर्नमेंट कुछ झमेला नहीं करता, गवर्नमेंट बोलता है भैया उसको ज्यादा भाड़ा मिला है, ज्यादा पे टैक्स ले लो। गॉट इट? गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेने में रेडी है। लेकिन अगर आर हायर रहता है, मतलब अंदाजा भाड़ा ज्यादा आता है, तब दो होता है, नो वैकेंसी और वैकेंसी। वैकेंसी नहीं था, 12 महीना भाड़ा पे था, तो आर जीएवी, और अगर वैकेंसी पीरियड था, 1 महीना भी खाली था, 2 महीना खाली था, कोई एक महीना भी मिनिमम, अगर 1 महीना भी खाली रहा, तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, थोड़ा कैलकुलेशन है उसका, वो कैलकुलेशन से चेक होता है। तो जब आएगा आर हायर और वैकेंसी पीरियड होगा, तब आपको ये एक्सप्लेन करेंगे। गॉट इट? तब तक यहाँ तक का सम्स करते हैं फर्स्ट क्लास में। गॉट इट? कॉपी कर लीजिए, एक बार रिपीट करते हैं। ग्रॉस मल्टीपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट whichever is higher or standard rent, whichever is lower is called RER, and RER or ARR, whichever is higher, if ARR is higher, ARR is JV, or RER is higher, तो RER is JV if no vacancy period given, or if RER is higher and vacancy period given, then explain later on. पॉज करके कॉपी कर दीजिए। मिटा दे, चले द बोर्ड। थैंक यू। कॉपी करिए पूरा। पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए देखते हैं, हम समझाते हैं। हाउस वन पे ध्यान दीजिए। म्युनिसिपैलिटी वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में हायर कौन सा है? म्युनिसिपैलिटी वैल्यू। कौन सा वैल्यू हायर है? मैं बोर्ड पे लिखूंगा अभी। 5000 हायर है ना, और 5000 और 5000 में छोटा नहीं, सेम ही हो गया, तो RER 5000 हो गया। इन दोनों में हायर कौन सा है? हाउस 2 में 6 और 8 में 8000, और 8000 7 में छोटा कौन सा? 7000 RER हो गया। मैं अभी सॉल्यूशन करूंगा, आप सिर्फ क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। सॉल्यूशन खाली ऐसे आंसर दे दिया, मैं पूरा डिटेल में करूंगा, आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। 4 नंबर, कॉपी हो गया होगा पॉज करके। चलिए 4 नंबर समझाता हूँ।
ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, हायर, स्टैंडर्ड रेंट, लोअर, GMV, B, fair rent, higher of A or B, that is called C, that is called C. D, स्टैंडर्ड रेंट, फुल फॉर्म लिखिएगा सबका, हाँ, लोअर ऑफ C और D, लोअर ऑफ C और D, लोअर ऑफ C और D, गॉट इट। दैट इज कॉल्ड RER, तो RER निकालना खत्म। हाउस 1, हाउस H1, हाउस 1, ग्रॉस मंथ वैल्यू 5000, 4000, फेयर रेंट दोनों में हायर 5000, स्टैंडर्ड रेट 5000, कोई लोअर नहीं, सेम है तो वही RER, ठीक है। H2, हाउस 2 6000, 8000, दोनों में हायर 8000, स्टैंडर्ड रेंट 7000, दोनों में लोअर 7000, H3 6000, 8000, हायर 8000, दोनों में हायर, GMB और फेयर रेंट दोनों में हायर 8000, और स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल मैंने 8000 ही ले लेंगे। नॉट एप्लीकेबल मैंने कुछ रेंट कंट्रोल एक्ट है ही नहीं, उस जिस इलाका में है वहाँ नहीं है भाई, ठीक है भाई, नॉट एप्लीकेबल, तो 8000 काट दिया जाएगा। अगर कोई वैल्यू नहीं दिया हो, मतलब दो को कंपेयर करना है, एक ही का दिया है, एक एप्लीकेबल नहीं है, तो वही मान लेंगे। जैसे इन दोनों में ये वैल्यू दिया ही नहीं है तो यही वाले को आप RER एज्यूम कर लेंगे। हाउस 4 9000, GMV 5000, दोनों में हायर 9000, और स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में दिया है 8000, लोअर 8000। हाउस 5 6000, 7000, हायर 7000 और 10000, 7 और 10 में छोटा कौन सा? 7, तो भाई 6 7 में बड़ा 7, और जो बड़ा आया है वो और स्टैंडर्ड रेट में लोअर RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट। यहाँ पर्टिकुलर्स लिख दीजिएगा, पर्टिकुलर्स यहाँ लिख दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट। कॉपी कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। सम नंबर 5 कॉपी कर लीजिए। जिसके पास बुक नहीं है, मैट नहीं है, पॉज करके क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए 5 का। फाइव का सॉल्यूशन कराता हूँ।
सम नंबर 5, ध्यान से देखिएगा सम नंबर 5। म्युनिसिपल वैल्यू को ही GMV एज्यूम कर लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू फॉर द ईयर GMV फेयर रेंट हायर ऑफ A और B D स्टैंडर्ड रेंट फेयर रेंट E RER लोअर ऑफ C और D से कंपेयर होगा ये लाइक टाइम में E और F, E और ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब GAV। 5 नंबर पे हमको GAV निकालना है। सारा क्वेश्चन में जो गिवन है पहले लिख लेते हैं। 115 स्टैंडर्ड रेंट 100 एक्चुअल रेंट 140 135 135 और H4 180 175 actual rent received, actual rent received H5 H6 160 175 फिर 165 200 170 165 144 100। ये है पूरा क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन जो मेरे को चाहिए। क्वेश्चन में से और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हो सकता है, लेकिन आपको जो दरकार है आप फॉर्मेट में वही लिखेंगे। मेरे को दरकार था म्युनिसिपैलिटी वैल्यू फेयर रेंट दोनों में हायर और स्टैंडर्ड रेट, और हायर वाले में लोअर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, और RER हायर रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग GAV निकालेंगे कंपेयर करने के बाद। मैं लाइन बैलेंस कर रहा हूँ, हड़बड़ाऊंगा नहीं, धीरे धीरे करूंगा। 120 105 विच एवर इज हायर, A और B म्युनिसिपैलिटी वैल्यू और फेयर रेंट में जो हायर होगा उस वैल्यू को लिखेंगे, और हायर और स्टैंडर्ड रेट में जो लोअर होगा तो नॉट एप्लीकेबल है। नॉट एप्लीकेबल मैंने मालूम नहीं है तो 120 ही लिख देंगे। गॉट इट। अब
आरईआर को एआरआर से कंपेयर किया जाएगा। किससे कंपेयर किया जाएगा? एआरआर से। कैसे कंपेयर करेंगे भाई? एक्सपेक्टेड रेंट 120 और एआरआर 100, दोनों में हायर है 120, तो 120 क्या हायर है? आरईआर हायर है, लिख दीजिएगा यहाँ पे, दोनों में आरईआर हायर है। तो आप मेरा वो चार्ट है ना वो निकाल लीजिए कॉपी में, उसमें था अगर आरईआर हायर होगा, अगर आरईआर और एआरआर में आरईआर हायर हुआ और वैकेंसी नहीं हुआ तो आरईआर ही जीएवी हो जाएगा, आरईआर ही जीएवी हो जाएगा। तो आप देखिए वैकेंसी नहीं है, नीचे देखिए 12 महीने के लिए भाड़ा पे दिया हुआ है, पूरा 12 महीने के लिए भाड़े पे दिया है, मतलब ये लिखा हुआ है प्रीवियस पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर इन द मंथ, भैया पूरे 12 मंथ। हाउस वन के नीचे में देखिए 12 महीने के लिए भाड़े पे दिया और पूरे 12 महीने के लिए भाड़े पे देने का मतलब यही हो गया। व्हाट इट मीन? इट मीन्स नो वैकेंसी पीरियड, जीरो वैकेंसी पीरियड, वैकेंसी नहीं था, पूरा भाड़े पर दिया हुआ था, पूरा साल भाड़े पर दिया हुआ था। तो नो वैकेंसी में आरईआर ही जीएवी हो जाता है। गॉट इट? श्योर? इफ आरईआर इज हायर देन नो वैकेंसी में आरईआर इज जीएवी। गॉट इट? अब H2 दोनों में बड़ा 130 और 150 है, 130 और 100 में छोटा 100 और 110 में कौन सा बड़ा? 110। तो ये 110 कौन सा? आरईआर एआरआर में कौन हायर? एआरआर हायर। याद करिए आरईआर एआरआर में इफ एआरआर इज हायर एआरआर इज जीएवी, उसमें कोई और कंडीशन नहीं है। हाउस 3 140 और 135 हायर, 140 और 135 ओके। आरईआर और एआरआर दोनों सेम है, तो आरईआर एआर दोनों सेम है तो कंपेयर करने का टेंशन ही नहीं है, तो वही जीएवी हो जाता है। व्हाट इट? वट एवर, हाँ जो भी है, दोनों में हायर 155, इन दोनों में लोअर 155, यानी आरईआर हो गया 155। अब 155 और 175 में हायर कौन सा? 175। ये आरईआर, ये एआरआर हायर है, अगर एआरआर हायर हुआ तो एआरआर ही जीएवी हो जाएगा, एआरआर है तो एआरआर जीएवी है ना। चलिए एक बार फिर ना हाउस 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को। आरईआर, मैं हाउस 3 एक बार फिर से बता रहा हूँ, आरईआर और एआरआर दोनों अगर सेम रहा तो वही अमाउंट ही जीएवी हो जाता है, क्या ना। अगर दोनों में कुछ हायर हुआ तब वो रूल फॉलो होगा, और दोनों सेम रहा तो वही वाला वैल्यू नीचे लिख दिया जाएगा जीएवी में, याद रहेगा। तो इफ आरईआर एंड एआरआर सेम देन दैट वैल्यू इज द सेम वैल्यू इज कॉल्ड जीएवी, जो दोनों का सेम है वही वाला वैल्यू जीएवी हो जाएगा। और इफ एआरआर इज हायर तो एआरआर जीएवी, इफ आरईआर इज हायर तो नो वैकेंसी में आरईआर जीएवी, और वैकेंसी वाला मैं आज बताऊंगा अभी, ठीक, तो एग्जाम्पल में बताऊंगा। चलिए 160 और 175 हायर 175 165 लोअर 165 और 200 हायर मतलब एआरआर हायर, और एआरआर हायर होते ही वही एआरआर जीएवी हो जाता है, 200 जीएवी हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हाउस 6 इन दोनों में हायर 170, इन दोनों में लोअर 144, इन दोनों में हायर 144, मतलब आरईआर इज हायर, है ना। अब यहाँ ध्यान देना, आरईआर हायर तो आरईआर हायर में दो है ना, नो वैकेंसी और वैकेंसी। इसका हाउस 6 का नीचे पढ़ना दिया हुआ है, पीरियड फॉर द पीरियड ऑफ द प्रीवियस इन द मंथ, 10 महीने के लिए भाड़े पर लगा था। तो साल में 12 महीना होता है, सिर्फ 10 महीने के लिए भाड़े पर लगा था। तो अगर 12 की जगह 10 महीने पे भाड़ा लगा, यानी 2 महीना खाली था जगह, और खाली को वैकेंसी बोलते हैं। तो इफ आरईआर इज हायर, आरईआर और एआरआर में आरईआर हायर हुआ है ना, तो उसमें 2 पार्ट था, ये देखिएगा, एक नो वैकेंसी होता तो आरईआर को जीएवी लिख देते, लेकिन यहाँ वैकेंसी वाला है, जो मैंने बोला था एग्जाम्पल में समझाऊंगा। ये आगे हाउस 6 एग्जाम्पल कि आरईआर एआरआर में आरईआर हायर एंड 2 मंथ वैकेंसी इज गिवन इन द सम्स। गॉट इट? तो कैसे कंपेयर होगा, जीएवी क्या आएगा, इसके लिए मेरे को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नेक्स्ट पेज बनाऊंगा, तब तक के लिए आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, ठीक है। हाउस 6 का मैं भी जीएवी बताऊंगा,
मिटा रहा हूँ। थैंक यू। कॉपी हो गया ना आप लोग, ये पूरा फुल कॉपी हो गया, पूरा छाप लीजिए, जगह छोड़ दीजिए वाला, इस जगह वाला मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा वर्किंग नोट करके, वही खाली एक्सप्लेनेशन बाकी भी है। H6 का छोड़ देता हूँ और H6 के बगल में थोड़ा कोड भी लिख देता हूँ, समझाने में थोड़ा सी इजी रहेगा। ये है GMV, ये है फेयर रेंट, ये है हायर, ये है स्टैंडर्ड रेंट, ये है लोअर, ये है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ये है हायर। और अभी आपको GAV वर्किंग नोट में दिखाना है, तो वही वर्किंग नोट में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 में बताऊंगा मैं आप लोग को RER और ARR। RER 144, ये है RER आया था, और ARR इज 100, दोनों में 144 हायर, दैट इज RER हायर, RER इज हायर, और 2 month वैकेंसी पीरियड, क्योंकि 10 महीने भाड़े पर लगा हुआ था, 10 महीना भाड़ा पे लगा हुआ था, मतलब 2 महीना खाली था। ये रहा, ये जो मैंने लिखा है समझाने के लिए लिखा है बस, ये एग्जाम में नहीं दिखाना है, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही मैं दिखाया है कि अभी तक मैंने निकाला कि RER ARR में RER हायर है, RER हायर है और 2 महीना का वैकेंसी है, तो ये मेरे को एग्जाम्पल में समझाना था, इसलिए मैंने इसे लिख दिया। एग्जाम में मत लिखिएगा, एग्जाम में यहाँ से लिखिएगा वर्किंग नोट 1 बोलकर, तो वर्किंग नोट 1, ठीक ना। अभी ध्यान से देखिएगा, बहुत मस्त कंसेप्ट है इसका, इसलिए मैंने बोला था एग्जाम्पल में समझाऊंगा। आप कॉमन सेंस लगाइए कि ये जो आप म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट या स्टैंडर्ड रेंट का अमाउंट लिखा हुआ है, ये पूरे साल का है, पूरे 12 महीने का है कि नहीं 12 महीने का। अरे म्युनिसिपैलिटी कितना महीने का बताएगा, पूरा एनुअल बताएगा कि एनुअल म्युनिसिपैलिटी वैल्यू इतना है। फेयर रेंट आप कितना लिखेंगे, एनुअल लिखेंगे, क्यों लिखेंगे एनुअल, अगर पर मंथ लिखा होता तो इंटू 12 लिख करके लिखते, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पर मंथ लिखा होता तो इंटू 12 लिखते, क्योंकि हम लोग टैक्स साल में एक ही बार भरते हैं, तो ये सब एनुअल इन्फॉर्मेशन है। ऐसे क्वेश्चन में लिखा भी है, नहीं भी लिखा होता तो आप एनुअल मानते, क्योंकि पर मंथ लिखा रहेगा तो इंटू 12 करके आपको लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में होल ईयर लिखा है, म्युनिसिपैलिटी वैल्यू होल ईयर, फेयर रेंट होल ईयर, स्टैंडर्ड रेंट होल ईयर, ये 12 महीने का, ये 12 महीने का मैं लिख रहा हूँ, आप सिर्फ समझने के लिए देख लीजिए। ये 12 महीने का, ये भी 12 महीने का, तो ये हायर भी 12 महीने का, स्टैंडर्ड रेट 12 महीने का, तो RER 12 महीने का, तो ये RER आ रहा है 12 मंथ्स का और ARR है 10 मंथ्स का। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, आपको भाड़ा मिला है 10 ही महीना का, 10 महीने का भाड़ा मिला है, तो अब आप बताइए 12 महीना का अमाउंट को क्या 10 महीने से कंपेयर किया जा सकता है? हमारे मैथ्स का रूल है कंपेरिजन का, है ना, कैलकुलेशन